मुझे घर छोड़कर पापा के यहाँ आए 15 दिन हो गए, पर न जाने क्यों इस बार ये 15 दिन युगों की तरह कटे। न माँ से बात करना अच्छा लगता, न पापा का सामना करना। एक अपराध बोध सा हमेशा बना रहता, जैसे मैंने अपनी लापरवाही से उनकी किसी बहुमूल्य चीज़ को खो दिया हो। पूरी तत्परता से माँ और पापा मेरा ख्याल रख रहे हैं, जिसके पीछे झांकती हुई उनकी संशय की चिंताएं मुझे स्पष्ट दिखाई देती हैं। उन्हें डर है कि कहीं मैं डिप्रेशन में कुछ कर ना लूं। कैसा दुर्भाग्य है यह। माँ पापा को इस उम्र में मेरी तरफ से चिंता मुक्त होना चाहिए। ब्याहता बेटी अपने घर संसार में सुखी रहे, यही तो वे चाहते थे, पर उन्हें चिंता है मेरे भविष्य की। अब क्या होगा। एक तीखा सा खेद मन में जागा। अपने आप को कोसा भी, क्यों अभय के प्यार में उलझी। इससे अच्छा शायद वही रिश्ता रहता जो बड़ी चाची के मायके से आया था। पर अब तब तो अभय ही दुनिया जहान में सबसे अच्छा, सबसे निराला लगता था। एकदम विश्वास पात्र। उसी अंधे प्यार और विश्वास के कारण उसे सहर्ष अपनी जिंदगी सौंपी थी। मेरे उस निर्णय से चाची थोड़ी नाराज भी रही थी, पर मुझे विश्वास था कि प्रेम विवाह ही सफल रहेगा। बड़े बड़े दावों के साथ मैं अपने निर्णय पर अटल थी, पर रेत के महल साबित हुए मेरे दावे। उसी ने तोड़ दिया विश्वास। कुछ दिन तो मेरे भीतर अभय के प्रति एक अंध क्रोध था, जो सिर्फ अभय के अलावा कुछ और देख ही नहीं पा रहा था। लावे की तरह पिघलता वह गुस्सा जो अभय का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, पर मुझे भस्म किए जा रहा था। 1 महीने में वह गुस्सा अपने आप धीरे धीरे शांत भी होने लगा और मुझे अपनी नहीं, माँ और पापा की चिंता होने लगी। उनके बुढ़ापे को यूं बिगाड़ देना ठीक नहीं है। मैं सोचने लगी कि मुझे स्वयं को संभालना होगा। एक तेज प्रवाह की तरह अभय मेरे जीवन में आकर चला गया। एक ज्वार भाटा ही तो था उसका आना और जाना। मैं उठ खड़ी हुई एक नए निर्णय के साथ। एक ठोस निर्णय ने मेरे अंदर के ज्वालामुखी को शांत कर दिया था। मैंने माँ के सामने जाकर दृढ़ विश्वास के साथ कहा, माँ, मैं कल जाना चाहती हूँ। कहाँ? माँ चौंक उठी। वहीं, वापस अपने उसी घर में। क्यों, यहाँ तकलीफ है क्या? माँ ने थोड़ा गुस्से से कहा। हाँ, यहाँ रहते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं छोड़ी हुई औरत हूँ। यह एहसास मुझे डंक मारता है। वह घर मैंने नहीं छोड़ा है, वह मेरा घर है। मैं वहीं रहकर आगे पढ़ाई करूँगी और कुछ नया काम शुरू करूँगी। मुझे आपका और पापा का आशीर्वाद चाहिए। पिछले 5 सालों से वहाँ रहते रहते वहाँ की आदत सी हो गई है। इस घर में तो मैंने उम्र के 20 वसंत देखे थे, पर वह घर मेरे सपनों से जुड़ा था, मेरा अपना घर। क्या वहाँ अभय के बगैर रह पाओगी? माँ का सहज सा प्रश्न था। क्या नहीं, उस घर के एक एक तिनके को मैंने ही तो संजोया है। क्या हक है उस पर अभय का? मैं माँ पर ही भड़क उठी थी। अच्छा, तेरे पापा से बात करती हूँ। हाँ माँ, पर कुछ दिन तुम दोनों भी चलो मेरे साथ। वह घर हमारा है, उसे मैं यूं ही बनाए रखूँगी, चाहे वह मेरे लिए यादों का कब्रिस्तान ही क्यों न बन जाए। अभय को जीवन में एक रास्ता पसंद नहीं थी, वह बदलाव चाहता था। अब मैं ऐसे बदलाव लाना चाहती हूँ कि वह देखता रह जाए। माँ और पापा के साथ मैं फिर लौट आई थी अपने उसी घर में, जहाँ अब केवल गृहस्थी का सामान था, एक बिखरे रिश्ते का वर्तमान अपने सुखद दाम्पत्य की यादों के अतीत के साथ मौजूद था। घर में सब कुछ वैसे ही मौजूद था, पहले की तरह, अपने पूरे वजूद के साथ। नहीं था तो केवल मेरा अपना वजूद। अभय के साथ मैं भूल गई थी कि मैं एक अलग व्यक्तित्व हूँ। मैंने ढाल लिया था स्वयं को अभय के वजूद में। मैं शायद सोचना ही भूल गई थी अपने बारे में। नहीं नहीं, मैं जो सोचती थी, जो करती थी, उसके केंद्र में ही अभय होता था। क्या बनाना है, क्या सजाना है, क्या पहनना है, सब कुछ अभय की पसंद के अनुसार करने लगी थी।
जैसे मैं कहीं थी ही नहीं। क्यों इतना निर्भर हो गई थी उस पर। अभय की पसंद नापसंद इतनी हावी थी मुझ पर कि लगा जैसे अब तक मैं खोल के अंदर जी रही थी, अंडे के अंदर पनपे उस चूजे की तरह जो समझता है बस इतना सा ही संसार। पर आज अचानक उस खोल के टूट जाने पर मैं आश्चर्यचकित हूँ। घर में लौटने के वे क्षण बड़े मुश्किल थे। दरवाजे पर टंगी नेम प्लेट अभय मीनू से पहला साक्षात्कार एक मीठी सी कसक की तरह लगा। पर जाने कहाँ से एक हिम्मत आ गई थी और मैंने हाथ बढ़ाकर अभय शब्द उखाड़ दिया। अब वहाँ केवल मीनू नाम था। मैंने देहरी के अंदर प्रवेश किया और शुरू किया अपने बिखरे वजूद को समेटने का काम। रात भर सोचती रही, सो नहीं पाई थी। साथ वाली खाली जगह जीवन में आई रिक्तता का एहसास कराती रही। रात भर अपने आप में बुदबुदाती रही, तुम पागल हो मीनू, एकदम पागल। पर मैं पागल भी कहाँ हूँ। कितना अच्छा होता अगर मैं पागल हो जाती। तब कोई जिम्मेदारी, कोई लोक लाज न होती। चीखो चिल्लाओ, कोई डर नहीं। पर पागल होने जैसी भाग्यवान मैं कहाँ। मैं तो चीख कर चिल्लाकर अपनी भड़ास भी नहीं निकाल सकती। सुनकर माँ या बाबूजी को कुछ हो गया तो। जीवन में अभय के साथ ब्याह के निर्णय के बाद शायद ही कोई निर्णय मैंने लिया हो। अभय अक्सर मजाक में कह ही देता था, तुम कभी अपने लिए निर्णय नहीं लेती। कब तक यूं ही मेरे निर्णय में हाँ करती रहोगी? तुम्हें क्या तकलीफ होती है? मैं तुम्हें अपनी छाया बनाकर नहीं रखना चाहता। मैं डरता हूँ मीनू। तब मैं उसे चिढ़ाते हुए कहती, छाया कभी पीछा नहीं छोड़ती, इसलिए डरते रहो। नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को मुझसे अलग पहचानो, क्योंकि ज़िंदगी में केवल अपना वजूद ही काम आता है, समझी? यादों के ऐसे कितने ही टुकड़े हैं जो दिन रात याद आते हैं, पर यादें कितनी पीड़ा देती हैं। कानों में अब भी गूंजती हैं अभय की वह चुनौती। मैं जुट जाना चाहती हूँ अपने उस वजूद के लिए जिसे मैं अभय के साथ होने पर पता नहीं कब कहाँ किस मोड़ पर छोड़ आई थी। मैं समझती थी ब्याह के बाद जो कुछ है वह पति के लिए ही है। पति प्रेम एक ऐसी जादू की छड़ी है जो जीवन में दुख दर्द आने ही नहीं देती। पर मैं गलत थी। मात्र कुछ वर्षों में मैं स्वयं को भूल गई थी। सिर्फ एक समर्पिता बनकर रह गई थी जो अपना अस्तित्व तलाशती थी, कभी पति की बाहों में, कभी पति के चरणों में, तो कभी पति के घर में। मेरा समर्पण इतना व्यर्थ निकला कि अभय उस एक रास्ता से कब बोर हो गया, ऊब गया मुझसे, मुझे पता ही नहीं लग पाया। जब पता लगा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पिछले कुछ समय से मुझे लग जरूर रहा था कि अभय परेशान है, खोया खोया रहता है, कभी लंबे समय तक हाथ पकड़े बैठा रहता है, जैसे डर रहा हो कि कहीं मेरा हाथ छूट न जाए। हो सकता है हमारा प्यार उसके अंदर चल रहे द्वंद्व में उसे डराता हो, या फिर वह छोड़ देने से पहले की पकड़ थी। जाने कैसा ठंडापन था उन दिनों के स्पर्श में। तब मैं समझी अभय परेशान होगा किसी बिजनेस प्रॉब्लम में। उसके चेहरे से लगता था कि वह घुटन महसूस कर रहा है, कहीं उलझा हुआ है। कभी कभी मैं समझती वह कहीं दूर है, मुझसे हजारों मील दूर। वह केवल शरीर से मेरे साथ है। कभी कभी अभय प्रगाढ़ अंतरंगता में डूबता उतरता रहता, पर अब लगता है वह भुलावा था या छलावा। मैं कहती, आपको आजकल क्या हो गया है? इतने चुप, इतने खोए खोए क्यों रहते हो? अभय कहते, कुछ नहीं, फिर कभी बताऊंगा। मैं ज़्यादा परेशान भी नहीं करती थी। अभय कुछ मूडी है, बात का सीधा जवाब कभी नहीं देता। फिर लंबा चौड़ा कारोबार, हजारों उलझने हो सकती हैं। पर पिछले 1 साल से अभय अक्सर दिल्ली टूर पर रहता। अब तक हर दौरे पर मुझे भी साथ ले जाता रहा, पर पिछले 1 साल से दिल्ली टूर पर मुझे चलने को नहीं कहा था। इस बार जाते वक्त वादा किया था अभय ने, शादी की वर्षगांठ पर वह मुझे दिल्ली ले जाएगा और एक खूबसूरत तोहफा भी देगा। मैं उसी वादे पर अटकी इंतज़ार कर रही थी। 2 माह का अकेलापन था। इतना लंबा टूर अभय ने पहले कभी नहीं किया था।
मैं कोशिश करती खुद को व्यस्त रखने की, कभी शॉपिंग करती, फिल्म देखती, कभी सेल में जाती, किचन का नया सेट, बेड कवर, पर्दे, पौधे बदलती रहती। यूं भी अभय को बदलाव चाहिए। उसे घर की सजावट में चेंज पसंद है। वह अक्सर कहता, बदलती रहा करो ये चादर, ये कवर, ये पर्दे, मैं बोर हो जाता हूँ एक सी व्यवस्था से। पर अभय, तुमने इस हद तक बदलाव पसंद किया, यह तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। तुमने तो मुझे भी बदल डाला। शायद तुम मेरे अस्तित्व को पलंग पर बिछी चादर की तरह समझ बैठे। मैं कोई तुम्हारे ड्राइंग रूम में रखा फूलदान नहीं थी। उस दिन शाम मिसेज कांत के घर गृह प्रवेश की पार्टी थी। न चाहते हुए भी मुझे अकेले ही जाना था। वहीं मुलाकात हो गई कांत की दिल्ली वाली बुआ जी से। अरे बुआ जी, आप? मैं चहक उठी थी। वे मुझे अच्छी लगती हैं, पहले कई बार मिल चुकी थी। कैसी हो मीनू? एकदम ठीक, मैं बोल गई। दिल्ली आने वाली हूँ। अभय वहीं हैं आजकल, मैंने उत्साह से कहा। क्या अक्सर वहीं रहने लगा है? पूछते हुए उनका चेहरा एकाएक गंभीर हो गया। उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, जिसमें व्यंग भी था, दया भी। मीनू, तुमसे बात करनी है, चलो ऊपर बालकनी में बैठती हैं। वे सहज होते हुए बोली। हाँ हाँ चलिए। मैं आगे चलने लगी। वे बात का सूत्र जमाते हुए बोली, दुबली लग रही हो। नहीं तो, सारा दिन खाती रहती हूँ, अकेली जो हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, पर तुम विरोध क्यों नहीं करती? वे कहने लगी। किस बात का? अभय के दिल्ली जाने का। तुम रोकती क्यों नहीं उसे? दिल्ली जाने से क्यों रोकूं भला? तुम्हें नहीं मालूम तुम अकेली क्यों रहती हो? यही समझाना चाहती हूँ। पर तुमसे कैसे कहूँ? तुम मुझे बुआ कहती हो, इस नाते तुम मेरी बच्ची जैसी हो, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। वे चुप हो गई। मैं विस्मय भरे नेत्रों से उन्हें देखती रही। मीनू जी, क्या तुम सचमुच नहीं जानती? मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या बात है? बेटी, अभय दिल्ली बिजनेस के काम में कम और कुछ दूसरे ही कारण से ज़्यादा जाता है। जवाब दे दिया। मैं खुद अभय के साथ एक लड़की रहती है। मैंने समझा तुम्हें पता होगा। तो मैं सारी बातें नहीं माँ से तो, कह दूंगी। मैंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं हाथ सकता। फिराया और कहा, अभय क्या मुझसे बताऊं? प्यार करता है, क्या आपके वह मेरे ताया जी बगैर आपको जी प्यार नहीं भी नहीं कर सकता। सकते? तुम हमने बहुत अपनी छोटी हो, आंखों से तुम्हारी देखा बातों है। पर कौन विश्वास वे करेगा? सामने वाले जाओ फ्लैट खेलने में जाओ। रहते हैं। शायद उनकी इस वहाँ के लोग बेफिक्री उन्हें ने पति मुझे और पत्नी ही बेचैन कर समझते हैं। दिया। लिखते मैं लिखते सुजाता के असहज चेहरे थी पर उस एक वक्त। करुणा के मन में भाव आ लावा गए। उगलती वो एक अपने खींच आप थी। में बड़बड़ाने मैं लगी। बुदाने लगी। कितनी असहाय थी बुआ, मैं अपनों क्यों के मेरे बीच। सुख चैन को यूं छिन उसने भिन आगे करना लिखना चाहती शुरू हो? किया। माँ, क्या आपको नहीं याद है बताती वह तो दिन अच्छा जब मैं था। आपको मैं ताया जी के अपने इस बारे में खोल में जी बताने आई रही थी? थी। क्यों मैंने अभी आपको और सब मेरे कुछ रिश्ते का बताया था। सच मुझे आपका दुख बता आपके दिया? चेहरे पर साफ मेरे नजर आ जीवन रहा का था। भ्रम, जिसे मैं आपने सच मुझे समझे गले से बैठी लगा थी, क्या लिया तोड़ था। दिया? इतने दिनों के बाद मैं खुद को तुम्हारे सुरक्षित एक सच महसूस से कर मेरे रही थी। सारे सुख किन एक अजीब सी अदृश्य शांति का छिद्रों से एहसास हो बाहर रहा निकल था। गए। मुझे लगा मैं कि नहीं आप जानती जाकर उस राक्षस कितना से सुख जवाब था अभय की मांगेंगी पसंद के अनुसार घर मांगेंगी की कि आखिर सजावट उसने में आपकी बदलाव बेटी लाने के का। साथ ऐसा क्यों किया। बदलाव पर बदलाव आपने जो बदलाव, मुझसे कहा उसे इस सुनकर शब्द मैं का स्तब्ध बोझिल रह भार गई। मुझ पर आपने लदने कहा, लगा। बेटा जो भी मैं हुआ वो सिर्फ खामोश थी। तुम्हारे और मेरे ही बीच सजल रहेगा। नेत्रों से किसी के तुम इस सामने बारे में किसी सरलता से से भी खुलती बात नहीं करोगी। बिखरती इससे समाज में बिलखती तुम्हारी और नहीं घर हूँ। की बदनामी होगी और अगले ही दिन आपने शायद मुझे यूं खुल नानी के यहाँ पाना मेरा पढ़ने भेज स्वभाव दिया। ही नहीं। मैं माँ, अपनी क्या आपको पनीली आंखों विश्वास को था कि मैं वहाँ झुकाती भी नहीं, सुरक्षित रहूंगी? क्योंकि पानी टपक मैं तो गया तो कमजोर थी, कमजोर पड़ असमर्थ, जाऊंगी। असक्षम थी, पर तुम आप मेरी जानती आस होगी, थी। हम तो यही समझे थे। मुझे विश्वास था नहीं, कि आप जरूर बुआ ने कुछ फिर मेरा करेंगी। हाथ आप पकड़ा मेरी था। शक्ति क्यों वे नहीं कोमल बनी माँ? स्वर में मुझे सांत्वना आपने दे मेरे रही लिए थी। आवाज क्यों नहीं मुझे उठाई? क्षमा करना मीनू, मैंने आपको तुम्हारा याद है दिल माँ, दुखाया, दूसरे दिन घर तुम्हारे से विदा लेते समय पत्नी दादी व्रत ने को मुझसे चोट कहा, पहुंचाई। तुम बेटा एक तुमने सबके पैर छुए लेकिन अदृश्य अपने ताया विश्वास जी के के सहारे नहीं छुए। खड़ी थी, जिसे जाओ मैंने जाकर जाने ताया जी को अनजाने तोड़ प्रणाम दिया। करो। वे उस दिन मैं चली गई। टूट गई माँ। मन में जिस डर की आदमी ने नींव मेरा शायद बचपन उसी अपने शाम पड़ पैरों गई तले थी। रोंद दिया, रात मुझे का झुककर भयावह उनके अंधेरा उन्हीं मेरे पैरों मन को में भी छूना भरा पड़ा। था। वह उस विजेता रात की तरह अभय के चौखट के बदलाव की भीतर ही हद खड़ा जानने रहा के बाद मन चकनाचूर था। और मुझे क्यों मैं अपराधी भी की बदल तरह घर गई, ही कैलेंडर के पन्ने छोड़कर की अपना तरह। जाना पड़ा। मैं अगले आज दिन तक सुबह इस सुबह ही अभय ऊहापोह के में हूँ अभय माँ ने कि दरवाजे आखिर पर मैं कहाँ दस्तक दी गलत थी। थी। इतना मैंने लिखकर अनमने सुजाता ने भाव से डायरी और दरवाजा आंखें बंद खोला। कर ली। क्यों, तबीयत खराब अब है ट्रेन क्या? की मैं धड़-धड़ चुप की रही। आवाज सुजाता के दिल तुम्हारा की चेहरा धड़कनों इतना के उतरा साथ हुआ क्यों है? कदम ताल कर रही थी। चाय पियोगे? उसकी हाँ। चाय खींच, का उसका प्याला गुस्सा आज भी देते शांत वक्त नहीं मैंने हुआ था। महसूस किया वह था बीती कि अभय रातों फिर अपनी उलझन पीड़ा में को है। याद कर अपने हाथों क्या की बात है उंगलियों को मीनू, आपस मैं में तुम्हें रगड़ यूं रही उदास थी। नहीं देख सकता। उसकी आंखों में आंसू तो नहीं थे, देखना ही सिर्फ छोड़ घृणा दो। ही थी, मैं घिन आवेश थी। में बोल गई।
अभय इतने बिना में हिले स्टेशन डुले आ गया। अपनी जगह सामान के बैठा साथ रहा। अपने मन का बोझ लेकर वह सीधे कल दिल्ली अस्पताल वाली गई। कांत की बुआ जी सब मिली थी, तुम्हारे आईसीयू के फ्लैट के बाहर सामने बैठी वाले हुई थी। फ्लैट में सुजाता रहती ने है। डिम्पी को अपनी माँ के ओह, पास तो छोड़कर यह फिर अंदर बात है। चली गई। मेरे होठ उसने थरथराने देखा लगे ताया थे जी और अनगिनत आंखें मशीनों के आंसुओं से सहारे लड़ जिंदा रही थे। थी। सुजाता की आहट तुमने से कभी उनकी कुछ आंख बताया खुली। क्यों नहीं अभय? सुजाता ने उनसे क्या कहा, यही ताया कि जी दिल्ली में आपको इस तुम्हारे हालत में समर्पित देखकर व्यवहार मुझे की बड़ा एक सुकून ताकत, मिल एक रहा है। शक्ति है एक विकृत जो तुम्हें आनंद की रोक देती अनुभूति है हो मुझे रही है, वहां ठीक उसी बुलाने तरह से। जैसे आपको कहते मुझे पीड़ा कहते देते अपने वक्त बिखर होती थी। पड़ने के क्षण को समेट ताया जी लेती की हूँ मैं। आंखों से आंसू निकल आए। चलो, अच्छा सुजाता हुआ ने तुम्हें कहा, पता चल आपके इस गया। पछतावे तुम्हें का बताने न्याय तो और इतने सालों समझाने के के बाद कोई कठिन द्वंद मतलब से बनता बच है, गया मैं। और न ही मुझे फिर इससे कोई फर्क फिर क्या? पड़ेगा। मैं मैं यहाँ उसके आपसे साथ मिलने रहना नहीं आई चाहता हूँ, हूँ। बल्कि चुप जिस रही डर मैं। से मैं सालों से तुम चाहो भाग तो रही ये हूँ घर, ये सामान उसे सब आंखों तुम्हारे में पास लाने ही आई हूँ, रहेगा। ताकि समय तुम्हें आने पर कोई मैं अपनी तकलीफ बेटी नहीं के लिए होगी। सबसे लड़ जितना पाऊँ, रुपया चाहोगी तुम्हें उसे मिलता आप जैसे रहेगा। लोगों से सुरक्षित रख मुझे पाऊँ, समझने की उसे कोशिश करो सिखा मीनू। सकूं कि उसे किसी भी प्रकार अभय, का यह अत्याचार दान कर सहने रही की हो? जरूरत नहीं है। नहीं। तो आपके फिर अच्छे मैं स्वास्थ्य तुम्हें की कामना परेशानी तो में नहीं नहीं कर डालना पाऊंगी चाहता। और न ही आज आपके पैर अभय, छूऊंगी। तुम भूल गए यह इतना घर, कहकर वह यह तो बाहर आ पहले गई। से मेरा है। अपनी माँ मेरे के पापा पास का आकर दिया उसने हुआ पर्स में और से जो डायरी रुपया निकाली है और माँ को उसका देते मूल हुए भी बोली, मेरा ही था। आप यह डायरी पढ़ना, मेरे ख्याल मैंने से आपके तुम लिए तो ही तब भी लिखी थी। खाली मैं हाथ बस थे ये और अब भी। चाहती हूँ कि आप समझें कि अभय इस की समय मेरा आंखें दर्द, मेरी भी पीड़ा झलझलाती समाज, हुई मान लबालब हो प्रतिष्ठा, रही घर थी। परिवार सबसे उसने ऊपर थी। एक बार फिर मेरा हाथ उसने एक पकड़ने लंबी के सांस लिए भरी अपना और कहा, हाथ बढ़ाया, चलती पर हूँ मैं माँ, हट 2 गई। घंटे में वापसी की अब ट्रेन इस है। स्पर्श में कुछ नहीं सुजाता है, सब काफी कुछ बदल हल्का गया महसूस था। कर रही थी, अब मानो हमारे सारा रिश्ते बोझ बदल उतार गए कर आई थे, हो। जिनका कोई दूसरा ट्रेन में नाम बैठने नहीं के था। बाद उसने डिम्पी से नई कहा, सिरे से हमें डिम्पी लिखनी तुम मुझसे होगी पूछ जीवन रही के थी ना रिश्तों की कि इबारतें। सेक्स एजुकेशन क्या क्यों? होता है, आओ मैं क्यों तुम्हें हुआ बताती ऐसा? हूँ। एकदम फिर तो पसंद माँ की बेटी के मिठास को सवाल पीते जवाब का पीते कोई सिलसिला बेहद रेल की फीका सा रफ्तार के स्वाद साथ हमारे बीच आगे आ गया बढ़ता ही था। चला गया। शाम होते तो होते दोस्तों, अभय ये थी चला गया हमारी था आज की बगैर कहानी। इस बताए, पर आप क्या फोन के कहना पास एक चाहेंगे पत्र प्लीज कमेंट छोड़कर, सेक्शन में जरूर लिखना। जिसमें वीडियो लिखा को था, लाइक शेयर, मुझे चैनल माफ को कर देना सब्सक्राइब मीनू, जरूर मैं जा कीजिएगा। रहा हूँ। थैंक यू सो शायद लौट मच। कर न आऊँ। न ही आऊँ तो बेहतर रहेगा, क्योंकि तुम्हारी आंखों में उठते प्रश्नों के उत्तर मेरे पास नहीं हैं। ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, मैं नहीं जानता। पत्र तह करते वक्त मैं बोल गई थी, तुम एक दिन जरूर आओगे अभय, पर अब बदलाव मेरे होंगे, मेरे अपने। 10 साल बाद एक दिन फिर अभय मेरे सामने खड़ा था। 10 सालों का यह अंतराल कैसे कटा, यह बताना अब जरूरी नहीं रहा। हाँ, मैं जिंदा रही, मैंने आत्महत्या नहीं की, पर बदलाव की हद मैंने भी पार कर ली थी। आज मैं उस शहर में जज के पद पर प्रमोशन के साथ पदस्थ हूँ। जी हाँ, उसी शहर में कभी अपने लिए सही निर्णय न कर पाने वाली मैं मीनू उसी कुर्सी पर हूँ, जहाँ दूसरों के लिए भी निर्णय देने होते हैं, ऐसे निर्णय जो जीवन के मायने बदल सकते हैं। एक दिन कोर्ट पहुंची तो आंखें विस्मय से फट गई। सामने 40 साल की उम्र में ही 60 साल के प्रौढ़ की तरह अभय खड़ा था। फाइल सामने थी। मिसेस सुमन सान्याल अपने पति अभय से तलाक चाहती है। केस में आरोप था कि अभय बाप बनने में सक्षम नहीं है और सुमन मां बनना चाहती है। अभय आश्चर्यचकित था। मुझे देखकर उसकी आंखें प्रश्न कर रही थी, शायद खुश भी थी मुझे सामने देखकर। बदलाव चाहने वाला अभय शायद बदलाव के क्रम में मुझे फिर पसंद कर रहा हो। आज मुझे निर्णय देना था, पर अभय तो मेरे मन के कटघरे से बहुत पहले ही मुक्त हो गया था। आज वो एक पत्नी के नहीं, एक जज के कटघरे में खड़ा था और निर्णय करने वाली थी मीनू, जिसे अभय निर्णय लेने में कमज़ोर कहता था। सुमन सान्याल भी सामने थी, सांवली दुबली सी बंगालन लड़की, जिसने मेरे जीवन में यह बदलाव ला दिया था। मेरे अपराधी तो शायद दोनों ही थे। एक तेजस्वी एकाग्रता लाते हुए मैंने आंखों पर चश्मा चढ़ाया, पर सुमन के वकील के न आने पर केस मुलतवी हो गया। अभय और सुमन चले गए। मैं शाम 5 बजे तक अनमनी सी कोर्ट में ही बैठी रही। शाम को जाने के लिए बाहर निकली तो अभय सामने खड़ा था। कैसी हो मीनू? अच्छी हूँ। मीनू, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं। अभय, मुझे तो तब भी पता था, तुम्हें याद है माँ के कहने पर हमने एक बार मेडिकल चेकअप करवाया था। उस दिन भी रिपोर्ट यही थी, पर मैंने तुम्हें नहीं बताया, यह सोचकर कि तुम सच स्वीकार नहीं कर पाओगे। बोलते बोलते मैं रुआंसी हो गई। और मैंने तुम्हें इसलिए धोखा दिया क्योंकि मैं पिता बनना चाहता था। मैंने समझा कि कमी तुम्हारे में है, तुम कभी माँ नहीं बन सकती। मीनू, मुझे क्षमा कर दो प्लीज़। तभी मेरे पति विजय गाड़ी लेकर मुझे लेने आ गए और मेरी 4 वर्षीय बेटी दौड़कर मम्मी मम्मी कहते हुए मुझसे लिपट गई। मीनू, यह तुम्हारी बेटी? हाँ अभय, बदलाव की एक हद यह भी है। इनसे मिलो, ये मेरे पति विजय।
मीनू जल्दी चलो, हमारी टिकट बुक है और हम लेट हो रहे हैं, कहते हुए विजय मुझे खींच कर ले गई, बिना अभय की तरफ कोई ध्यान दिए। हाँ, यही सच है। मैं उनके साथ गाड़ी की ओर तेजी से कदम बढ़ाते हुए सोच रही थी।